हेलो एंड वेलकम टू एस डी ट्यून द साउंड ऑफ हर्ब्स। आज की हमारी पॉडकास्ट है मालवा क्षेत्र की औषधीय फसलों पर, जिन पर हम एक आर्थिक दृष्टिकोण रखने जा रहे हैं, यानी कि एन इकोनॉमिक व्यू ऑन द मालवा रीजन क्रॉप्स। और इसी के हमारे एक्सपर्ट जिनको हमने इनवाइट किया है, मैं उनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा आप सभी को। उनका नाम है डॉक्टर दिनेश त्यागी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस पॉडकास्ट में। सर से मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा आप सभी को कि सर को 25 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर की फील्ड का, और उसी के साथ साथ सर डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैं मंदसौर यूनिवर्सिटी के। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से आपका हमारी इस पॉडकास्ट में। और मैं चाहूँगा कि आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो स्पेशली किसानों को, और जो उनकी वेल्थ है, यानी कि वो अपनी आर्थिक स्थिति को किस तरीके से सुधार सकते हैं, उसके ऊपर हम फोकस करके उनको जानकारी दें। धन्यवाद जयेश जी। इस तरह का पॉडकास्ट बनाने के लिए, किसानों के हित में इस तरह की सूचनाएं एकत्रित करके उन तक पहुंचाने के लिए। मालवा क्षेत्र पूरे भारत देश का एक बहुत ही प्रचुर क्षेत्र है औषधीय फसलों के रूप में। कई सारी फसलें हैं जो औषधीय फसलें हैं, देश से विलुप्त होती जा रही हैं, लेकिन मालवा क्षेत्र में अभी भी वो पाई जाती हैं। अगर मुख्य फसलों की बातें करें तो इस क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं तुलसी है, अश्वगंधा है, शतावरी है, मेथी है, आंवला है, और एक फसल है सीसस, जिसे हम हड़जोड़ भी कहते हैं। ये फसलें ऐसी हैं जिन्हें किसान अपनाकर, अपनी रेगुलर खेती के साथ अपनाकर अपना आर्थिक समृद्धि ला सकता है। और ऑफ टाइम जिसे हम बोलते हैं, जब दूसरी फसलें नहीं हों, उस समय के लिए भी अपना एक काम निकाल सकता है, एक रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है और अपनी आय में वृद्धि कर सकता है। तो सर, ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण दी आपने, और मुझे लगता है कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं वो इस जानकारी का लाभ उठाएंगे, और कहीं ना कहीं अपनी एक रेगुलर जो खेती है उनकी, जैसे कि हम जानते हैं कि मालवा क्षेत्र जो है हमारा, अगर हम शुरुआत करें इंदौर से, तो इंदौर से उज्जैन, उज्जैन रतलाम, रतलाम से जावरा, मंदसौर और नीमच तक अगर हम जाएं, तो यहाँ के जो भी हमारे किसान हैं वो मुख्यतः कुछ ही चीज़ों की खेती करके अपने जीवन को व्यापन करते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो गेहूँ, लहसुन और सोयाबीन, इन तीनों पर ही किसान अपनी खेती पर निर्भर रहता है, और इन्हीं पर उनकी आय और उनकी आगे का जीवन चलता है, और उनके परिवार आगे बढ़ता है इन्हीं चीज़ों को लेकर के। तो कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों से हट के भी उनको एक नई चीज़ दे सकते हैं, जैसे कि वो जड़ी बूटियों की खेती में किस तरीके से आएँ, अपनी आय में वृद्धि कैसे लाएं। तो इस पर मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ी जानकारी दें। बिल्कुल सही कहा आपने। मालवा क्षेत्र जो आपने रीजन इंदौर से लेके नीमच तक बताया, ये 5 जिले करीब हैं ऐसे जिनमें किसान अधिकांशतः गेहूँ, सरसों या खरीफ में हमारी अ, सोयाबीन की फसल है, इस फसल को लेते हैं। हालांकि ये फसलें अच्छी फसलें हैं जो अच्छी आय देती हैं, लेकिन इनके साथ साथ अगर किसान औषधीय फसलें हैं उनको भी अपने खेती में जोड़ देता है, तो उससे इन फसलों के लाभ के साथ साथ दूसरे लाभ भी हमें मिल जाते हैं। जो औषधीय फसलें हैं, आजकल जैसे जैसे लोगों में चेतना आ रही है, उनके अंदर सोच का विकास हो रहा है स्वास्थ्य को लेकर, उसी के साथ साथ औषधीय फसलों की मांग बाजार में बढ़ती जा रही है, और उस मांग को बढ़ने के साथ साथ ही बाजार के भाव भी बढ़ते जा रहे हैं। तो जो औषधीय फसलें हैं, कई सारी औषधीय फसलें ऐसी हैं जो हमें बेनिफिट कॉस्ट रेशियो 1:3 देती हैं। 1 रुपया लगाएं तो 3 रुपये हमें देती हैं, जबकि बाकी जो रेगुलर फसलें हैं, हमारी गेहूं की फसल है, वो 2 रुपये भी नहीं दे पाती है। सरसों की फसल है, वो भी लगभग इसी तरह से देती है। लहसुन की फसल थोड़ी सी इनसे ज़्यादा देती है, लेकिन वो भी इतने पे रहती है। तो यदि किसान अपनी खेती के साथ साथ इन फसलों को भी कहीं समाहित करते हैं, तो एक अच्छा विकल्प उन्हें मिल सकता है कि वो अपने आय को और बढ़ा दें, और अपनी ऐसी ज़मीन जहाँ पे बहुत अच्छी खेती दूसरी हमारी रेगुलर फसलें नहीं हो सकती हैं, वहाँ पे भी हम इन औषधीय फसलों को उगाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं।
तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी सर आपने हमारे दर्शकों के लिए भी, और मैं चाहूँगा कि जो भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं किसी भी वक्त, तो अगर वो किसान हैं या खेती में अपना जीवन आगे देखते हैं, तो एक बार इस जानकारी को अपनी खेती में भी उपयोग करिए। और कहीं ना कहीं आप औषधि की खेती से, मैं जानता हूँ, जहाँ तक कि जितने भी लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने रेगुलर खेती को छोड़ करके औषधि खेती को अपनाया है, कहीं ना कहीं उनकी आय में काफ़ी वृद्धि हुई है। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ ये है कि इसमें काफ़ी चीज़ें, काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे कि जानकारी का अभाव रहता है किसानों को। उसी के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किसान चाहते हुए भी नहीं कर पाते, जैसे कि तकनीकी ज्ञान, तकनीकी उनको कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, कोई टेक्निक्स, कोई इक्विपमेंट्स, दवाइयाँ, कब किस तरह से किसान को औषधि को लगाना है, किस समय लगाना है, कितना उसको पानी देना है, किस मिट्टी पर वो ज़्यादा उपजाऊ रहेगी, किस पर कम उपजाऊ रहेगी, और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के किसान कंफ्यूज रहता है और इस खेती में वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। तो मैं चाहूँगा कि आप कहीं ना कहीं इस चीज़ पर भी एक अपनी राय दें और किसानों को इस जानकारी से अपना मार्गदर्शन दें। ये बिल्कुल सही बात कही आपने। किसानों को काफ़ी सारी तकनीकी अभाव रहते हैं, चाहे हमें उनके अंदर जागरूकता की कमी माने, क्योंकि किसान जब इन फसलों को अपने रेगुलर क्रॉपिंग सिस्टम के साथ जोड़ने की सोचता है, तो फिर रास्ते भी निकलते हैं। और इस मामले में हम अपने इस क्षेत्र को, मालवा क्षेत्र को, एक भाग्यशाली भी मानते हैं कि यहाँ पे सरकारी संस्थाएं कुछ ऐसी हैं जो औषधीय फसलों के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, जिन्होंने कोई सारी नई नई वैरायटी भी निकाली हैं जो अच्छी उपज देती हैं हमें। उनकी नई नई पैदावार की तकनीकियाँ पैदा की हैं उन्होंने। इसका एक उदाहरण है, हम मंदसौर में देखें, मंदसौर में हॉर्टिकल्चर कॉलेज है, राजमाता विजयराज सिंधिया विश्वविद्यालय का एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज है, जहाँ पे औषधीय फसलों के ऊपर काफ़ी काम हुआ है और उन्होंने कई सारी वैरायटीज़ भी निकाली हैं कई मेडिसिनल क्रॉप्स के लिए। तो किसान वहाँ जाके सीधे संपर्क कर सकते हैं। अनेक कार्यक्रम उनके द्वारा इस तरह के किसानों की जागरूकता के लिए चलाए जाते हैं, उन कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं और इन फसलों को अपने रेगुलर क्रॉपिंग सिस्टम में अगर हम जोड़ते हैं, तो हमें सिर्फ एक किसान को इससे आय में वृद्धि नहीं होती है, बल्कि हम एक समाज में भी एक जो इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, संचार करते हैं। क्योंकि औषधीय फसल एक सिर्फ फसल नहीं, बल्कि फसल के बाद की जो मेन उसकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग जब शुरू होती है, तब इसके काम शुरू होते हैं, जिसमें कि अनेक सारे लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं, प्रोसेसिंग से लेके पैकिंग और मार्केटिंग तक पहुंचने में। तो इस तरह से हम अपने किसानों को और किसान के साथ दूसरे समाज के तबके जो हमारे खेती के ऊपर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनको भी समृद्ध बना सकते हैं। उनके लिए भी उस समय हम रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं जब मेन खेती में नहीं होते हैं। तो एक अच्छा एक अवसर है, एक अच्छा विकल्प है मेडिसिनल क्रॉप्स का किसानों के लिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई आपने कि कहीं ना कहीं किसानों को इस चीज़ में आना पड़ेगा, उनको अपनी जागरूकता दिखानी होगी, और जो भी संभावनाएं हैं उनके लिए, जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ हैं और जो उनको खुद से भी चीज़ें करनी है, कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ में एक शुरुआत करनी होगी। शुरुआत करने के बाद कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि चुनौतियाँ का सामना करना पड़ता है किसानों को, काफ़ी सारी चुनौतियाँ उनके सामने आती हैं। उनको तकनीकी ज्ञान नहीं होता है, अगर उन्होंने कोई जड़ी बूटी, कोई औषधि उगाई भी है, तो कहीं ना कहीं उनको उस चीज़ में दिक्कत आती है कि वो आगे उस चीज़ को कैसे बढ़ाएं। इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि किस तरीके से किसान अपनी इस औषधि फसल को लगाने से लेकर के पूरी तरह से निकालने तक एक संपूर्ण ज्ञान अपने पास रखें। ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि किसानों को इस क्षेत्र में कई सारी चुनौतियां आती हैं। उन चुनौतियों में सबसे पहली चुनौती शुरू होती है किसान के फसल को शुरू करने से लेके प्लांटेशन मटेरियल, अगर हमें क्वालिटी का नहीं मिलता है। हमें अगर प्लांटेशन मटेरियल में या तो सीड हो या हमारे सैपलिंग्स हों, कुछ भी जो उस संबंधित फसल का लगाया जाता है प्लांटेशन के लिए, वो अगर हमें अच्छी क्वालिटी का या हमारे विश्वास का नहीं मिलेगा, जिस वैरायटी का हम सोच के लगा रहे हैं उसी वैरायटी का नहीं मिलेगा। क्योंकि कई बार कुछ लोग इस तरह का के धंधे में लगे हैं कि कुछ भी वैरायटी बोल के
लगा देते हैं, किसानों को दे देते हैं, और लास्ट में जाके उसका फल उतना अच्छा नहीं मिलता है जितना हमें मिलना चाहिए, जितना उम्मीद की थी। तो एक तो प्लांटेशन मटेरियल हमें विश्वसनीय जगहों से मिले, इस तरह की कुछ सरकार के द्वारा या कुछ एनजीओ इस क्षेत्र में आगे आएँ जो प्लांटेशन मटेरियल हमें विश्वसनीय पैदा करके किसानों तक पहुँचाएँ। प्लांटेशन मटेरियल की कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है, एक चैलेंज ये है, तो किसानों को अगर सब्सिडाइज्ड प्लांटेशन मटेरियल मिलने लगे तो एक उनके लिए हितकर होगा। ऊपर से जो तकनीकी जिसकी अभी मैंने बात करी कि वैल्यू एडिशन या प्रोसेसिंग जो होती है, अगर वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी थोड़ी सी सरल इस तरह की हो और लोगों तक पहुंचाई जाए, तो कुछ किसान भी इस पूरे प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, और वो रॉ मटेरियल ना बेच के अगर उसका प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बेचेंगे तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी अभी उतना एडवांस नहीं है, एक चुनौती है, हालांकि इसके ऊपर काफ़ी काम चल रहा है। कुछ चुनौतियां जैसे मैंने अभी बात करी थी मार्केटिंग की। मार्केटिंग एक चुनौती होती है किसी भी उत्पाद के लिए। हम पैदा तो कर सकते हैं, लेकिन बाजार कहाँ होगा, कितना होगा, कब कितनी मांग रहती है, कब उसके भाव बढ़ते हैं, ये सारी जानकारियों से युक्त जब तक किसान नहीं होता है तब तक उसका कुछ भी भला नहीं हो सकता उत्पादन अकेले करने से। एक कहावत है कि किसान वो समृद्ध है जिसकी एक निगाह अपनी खेती पर और एक निगाह बाजार पर रहती है। अगर बाजार का पूरा फ़ायदा नहीं किसान उठा पाता है तो अपने उत्पादन का फ़ायदा उसे उठाने में उतना फ़ायदा नहीं हो पाता है। हम यहाँ पे इस बाजार के मामले में भी सौभाग्यशाली हैं कि देश की सबसे बड़ी औषधीय मंडी हमारे पास है, नीमच में है, जहाँ पे 20 से ज़्यादा तरह की औषधीय फसलों की बिक्री होती है और अच्छे भाव मिलते हैं। तो किसानों के लिए कुछ चुनौतियाँ भी हैं, लेकिन कुछ अच्छे उन चुनौतियों के अवसर भी हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी सारी जानकारी इतनी अलग अलग तरीके से अलग अलग आपने काफ़ी सारी जानकारी हमें दी। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं जो हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं, आप इस जानकारी का उपयोग करें और कहीं ना कहीं औषधि की खेती में अपना योगदान दें। कहीं ना कहीं हमारे किसानों को ये फ़ायदा देगी, लाभ देगी और उनका आर्थिक स्तर भी कहीं ना कहीं ऊपर लेकर के जाएगी। तो आखिरी में एक समरी चाहूँगा मैं आपसे, जो भी आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे। मालवा क्षेत्र, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेडिसिनल क्रॉप्स के लिए एक बहुत ही संभावना का क्षेत्र है। तो किसान मेडिसिनल क्रॉप्स को अपने क्रॉपिंग सिस्टम में अपनाएं। बाजार जैसा मैंने बताया, नीमच का बाजार देश का सबसे बड़ा मेडिसिनल क्रॉप्स का बाजार है। कई सारे बड़े बड़े जो मेडिसिनल जो आयुर्वेदिक हाउसेज हैं वो भी यहाँ से अपने लिए कच्चा माल खरीदते हैं। तो यहाँ का वातावरण, जैसा मैंने कहा, जलवायु यहाँ की इतनी सूटेबल है कि नेचुरली इतने अच्छी जड़ी बूटियाँ जब यहाँ पैदा होती हैं, तो जब हम उन्हें केयर के साथ पैदा करेंगे तो और अच्छे से पैदा कर सकते हैं। यहाँ पे मालवा क्षेत्र में अनेक इकाइयाँ लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ का बाज़ार अच्छा है, यहाँ पे पैदावार की संभावनाएँ हैं। तो इकाइयाँ जो प्रोसेसिंग में लगी हुई हैं, वो हमें एक मौका देती हैं कि जब प्रोसेसिंग होती है, मार्केटिंग भी होती है, तो उससे मांग भी बढ़ती है। मांग बढ़ती है तो बाज़ार में मूल्य भी बढ़ते हैं उस वस्तु के। मैंने पहले भी एक बार बताया कि हॉर्टिकल्चर कॉलेज है जो हमें एक अच्छे से हमारी कुछ चुनौतियों को दूर करने में सहायता कर सकता है। इस क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहा है, तो वो हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है। कुल मिलाकर हमारा मालवा क्षेत्र इंदौर से लेके नीमच तक पूरा सारे ज़िले, इस क्षेत्र में काफ़ी प्रचुर मात्रा में संभावनाएं उपलब्ध हैं मेडिसिनल क्रॉप्स करने के लिए। तो किसानों को मैं अपनी तरफ से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि किसान इस क्षेत्र में आगे आएँ, अपनी क्रॉपिंग सिस्टम में मेडिसिनल क्रॉप्स को भी शामिल करें। भले ही क्षेत्रफल थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएं, लेकिन इन्हें अपने क्रॉपिंग सिस्टम में अगर शामिल करते हैं तो उनके आय में वृद्धि होगी, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। तो ये था आज का हमारा एपिसोड, जो कि था मालवा क्षेत्र की औषधीय फसलों पर एक आर्थिक दृष्टिकोण का। और आप सभी से मैं चाहूँगा कि जाने से पहले
Please like, share and subscribe to our channel SD Tune, the sound of herbs.